लाडो में पली बहू। बहू लाऊंगी तो ऐसी तेज तर्रार जो बिजली से भी तेज काम करे। शुरू शुरू में तो सभी सास का यही सपना होता है। पर 6-7 महीने के बाद बहू की तलाश करते करते जब अपने बेटे की औकात उन्हें समझ में आती है, फिर तो एक ही बात उनके मुंह से निकलती है, हे भगवान, बस एक लड़की मिल जाए सुमित के लिए, इसकी शादी हो और मैं गंगा नहाऊं। इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मम्मी, क्या आप ऐसा कह रही हो? अभी भी अगर मुंह धोकर बाहर निकल जाओ ना, पूरे मोहल्ले की लड़कियां फॉलो करना शुरू कर दे मुझे। क्योंकि जिस तरह आजकल तुम दिखने लगे हो ना, उस हिसाब से तुम्हारे आगे चलने से उन्हें चोरी का डर सता सकता है। इसलिए पीछे ही सही, ये फुल बाजू का शर्ट, ये चोरों जैसी दाढ़ी और तुम्हारा बॉडी का ये स्मेल नाता भी नहीं है मम्मी। ये ऐसे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं करने वाली इसे फैशन कहते हैं चिया जी, आपको नहीं पता? अरे आजकल तो बड़े बड़े हीरो भी सफ़ेद दाढ़ी रखने लगे हैं। ऊपर से मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ जो दिन भर बस चेहरा ही निहारता रहूँ। लड़कों की ना जेब देखी जाती है, शक्ल नहीं। वैसे भी जो है ठीक है, बस ज़रा सा पेट बाहर आ गया है। 1 महीने के अंदर मैं उसे भी अंदर कर लूँगा। तो इस फैशन से ही किसी लड़की को रिझा कर ले आना बेटा। इतने बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया मैंने तुम दोनों को, क्या फ़ायदा हुआ उसका? मेरा नंबर तो आने दो मम्मी, समझ में आ जाएगा कि फ़ायदा हुआ कि नहीं। तुम भैया की टेंशन लो, मुझे तो बस एक फ़ोन करने की देरी है। बाहर लाइन ना लग जाए लड़कों की तो कहना। तभी विनोद घर के अंदर आता है। पानी पिलाइए विनीता जी, इस लड़के के चक्कर में तो दर दर भटकना पड़ रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि समाज में लड़कियां नहीं हैं, लड़कियां तो है, पर अब सबके भाव ऐसे बढ़े हुए हैं कि 20-30 लाख से कम पैकेज वाले लड़के के घर में कोई जाना ही नहीं चाहती। मुझे तो लगता है ये मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की शादियाँ मुश्किल से 5-10 साल ही होगी, क्योंकि उसके बाद तो लड़कियों का भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी 1 करोड़ से कम कमाने वाले के घर जाएगी नहीं। तब तो मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ, फिर अच्छा खासा लड़का मिल जाएगा मुझे। अरे आपसे बिना कोई मांग किए ही मैंने आपसे शादी कर ली थी, बताइए, खुश नसीब है आप तो। और इस तरह सुमित के लिए लड़की की तलाश करते हुए उसके परिवार वालों का एक और महीना निकल जाता है। और फिर एक रोज़ विनीता की बहन संजू का कॉल विनीता के फ़ोन पर आता है। 2 दिन से लगातार तुझे फ़ोन कर रही हूँ मैं। जब भी काम पड़ता है ना विनीता, तू कहाँ फ़ोन फेंक देती है पता नहीं। फ़ोन उठाओ कहाँ से, दिमाग ठिकाने रहे तब तो। सुमित को देखने के लिए लड़की वाले आए हुए थे, उसी काम में लगी हुई थी और फ़ोन सोफे के नीचे दब गया। खातिरदारी में ही 20,000 लगा दिए मैंने, फिर भी लड़की वालों ने मना कर दिया। तो समझ ले आज ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। बस तू ना ज़्यादा कुंडली मिलाने के पीछे मत पड़ जाना। लड़की मेरे सामने बड़ी हुई है, देखा हुआ परिवार है मेरा। अच्छा, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या करते हैं उसके पापा, क्या काम है? बस एक लड़की है जो तेरे 30 साल के बेटे से शादी करने को तैयार है। अब तू ना बस शादी की तैयारियां कर। इतनी मुश्किल से सुमित के लिए किसी लड़की ने हाँ कहा था। अब बहू के आने की तैयारियां करने के अलावा विनीता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ज़ोरों शोरों से सुमित का पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लग जाता है और शादी का दिन आ ही जाता है। सुमित की दुल्हन सब्यसाची के लहंगे में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पूरी जिंदगी कभी इतना भारी कपड़ा नहीं पहना, ऊपर से इतने सारे लोग एक साथ मुझे देखने जा रहे हैं। घबराहट से हाथ पैर ठंडे हुए जा रहे मेरे तो। सुना, आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से? ये सुनते ही सोना वहीं सीढ़ी पर बैठ जाती है। ये लड़की बिना शादी तुड़वा के ही मानेगी। अरे बेटा उठ जा, आराम से आ जा। मतलब हाँ, इतने भी आराम से नहीं, चलो उतरो फटाफट। संजू की बात सुनकर सोना हड़बड़ाकर उठती है और जैसे ही सोना अपना पैर आगे बढ़ाती है उसका पैर फिसल जाता है और विनीता के घर की बहू सीढ़ियों से लुढ़कती हुई उसके पैरों पर आकर गिरती है। अरे बहू तू ठीक तो है ना, गिर कैसे गई? वो मेरी लाडो ने कभी वजन उठाया नहीं ना, तो बेचारी गिर गई। तो ठीक तो है ना सोना मेरी बच्ची? हाँ मम्मी, पर ये लहंगा इतना हैवी है, मैं क्या करूं? अरे बहू तूने ही तो जिद करके सब्यसाची के लहंगे की फरमाइश की थी। पूरे 2 लाख का लहंगा है। 2 लाख में होता ही क्या है, हमारी सोना को बड़े नाजों से पाला है हमने। उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक दिन का भी नहीं उठाया, तो 20 किलो का लहंगा कैसे उठा पाती बेचारी? इस लहंगे में तो तू चल भी नहीं पा रही है बच्चा, फिर कैसे करेगी? आजा
मेरे साथ आ जा, ये लहंगा बदल कर कोई हल्के कपड़े पहन ले, ये लहंगा मुझे संभला दे वरना इधर उधर हो जाएगा। और मंडप पर आते आते सुमित की दुल्हन उसकी आंखों के सामने ही वापस मुड़ जाती है। न जाने किस घड़ी में पैदा हुआ था सुमित। पहले तो लड़की नहीं मिल रही थी, अब मिली तो मंडप से ही वापस लौट रही है। लगता है शादी तोड़ कर जा रहे हैं लड़की वाले। क्या जीजा जी, आप भी ना हर वक्त अशुभ ही बोलते हैं। वो तो बहू का पैर फिसल गया था इसलिए लहंगा बदलने जा रही है। तेरी शादी तो होगी सुमित बेटा, ये मेरी गारंटी है। हाँ। और कुछ देर बाद दूसरी साड़ी पहनकर सोना मंडप पर आकर बैठती है। 3 फेरे पूरे हुए, बेटी अब तुम आगे बढ़ो। पंडित जी के कहने की देर थी कि सोना फूट फूट कर रोने लगती है। शादी के मंडप पर दुल्हन को रोता देख सभी वहां जमावड़ा लगा लेते हैं। सभी सोना को चुप करवाने में लग जाते हैं। तभी इस हंगामे में तड़का लगाने पीछे से भागती हुई बिंदिया वहां आती है। 2 मिनट नहीं संभली ना मेरी बेटी आप लोगों से? हाँ, अब इंसान बाथरूम भी ना जाए क्या? क्या हुआ मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? आज किसकी शादी है मम्मा? अरे ये क्या बोल रही हो बहू, तुम्हारी शादी है और किसकी? लगता है गिरने के कारण बहू के सर पर चोट आ गई है। तो पंडित जी मुझे आगे बढ़ाने क्यों बोल रहे हैं मम्मी जी? वो क्या चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, रास्ता नापूं? अरे बहू गलत समझ लिया तूने। आगे बढ़ जा का मतलब है फेरे में आगे बढ़ जा। अब सुमित पीछे रहेगा और तू आगे रहेगी बहू। ये लो, बस यही सुनना बाकी था। अब समझ में आया इस लड़की ने सुमित को हाँ कैसे कह दिया। और इसी तरह जैसे तैसे फेरे तो पूरे हो जाते हैं और फिर वो वक्त आता है जिसका सुमित को था बेसब्री से इंतजार। कन्या की मांग भरिए। और जैसे ही सुमित हाथ आगे बढ़ाता है, सोना मंडप से उठ खड़ी होती है। OMG, पैकेज में ये भी है, मैं ये कैसे भूल गई? OMG, बस 2 मिनट पंडित जी। भागती हुई सोना अपने कमरे में जाती है और वहां से एक लिस्ट लेकर आती है और सुमित के हाथ में रखते हुए कहती है, ये है मेरी माँ, स्विट्जरलैंड का एक ट्रिप, अरमानी के कपड़े, एक बार फरारी की सवारी और भी थोड़ा बहुत है, पढ़ लीजिए ना आराम से। ये कैसे मांग की बात कर रही है बहू तू? है किसी हड़ताल पर बैठी है क्या? आज तेरी शादी है, पंडित जी तेरे माथे की मांग के बारे में बात कर रहे हैं, वही सिंदूर डालेगा ना सुमित। अच्छा, मुझे लगा कि शादी में भी कोई रस्म होती है जिसमें पति पत्नी की मांगे पूरी करता है। मुझे कैसे पता चलेगा मम्मी जी? पहली बार तो शादी हो रही है मेरी। हाँ, ये मेरे लिए कोई डे टू डे लाइफ टास्क थोड़ी ना है। वही ना समधन जी, सोना को कैसे इस बारे में पता होगा? इन चीजों से कोसों दूर नाजों में पली है मेरी लाडली। सही बात है, जैसे मैं तो यहाँ रोज मांगे भरता रहता हूँ ना। और अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर फुसफुसाती हुई विनीता संजू से कहती है, ये कैसी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया दीदी तुमने। अरे रहने दे विनीता, मुझे मत बोल। तुझे ना दूसरों को ब्लेम करने की आदत सी है। पहले तो तू ये कहकर रोती रहती थी, बस एक लड़की मिल जाए दीदी, बस एक लड़की हो। लड़का नहीं है सोना, लड़की है। अब लड़की ले आई मैं तेरे लिए तो तेरे ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। लड़की वालों को भी जबान दी है भाई मैंने, कोई वैल्यू है कि नहीं मेरी बोली की? तू ये तो सोच कितनी सीधी है सोना, किसी चीज़ का पता नहीं इसे, कभी भी दाव पेच वाला काम नहीं करेगी, वरना आजकल भाभी आती नहीं कि ननद के पीछे पड़ जाती है। और जहाँ तक रही थोड़ा समझने की बात, तो कोई भी अपने मायके से सब कुछ सीख कर नहीं आता। तूने भी तो साड़ी पहनना अपनी सास से सीखा था। तो ये समझा देना थोड़ा सोना को, महीने 2 महीने में सब सीख जाएगी बेचारी। और फाइनली सुमित और सोना की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त जैसे ही बिंदिया सोना के गले लगकर रोने लगती है, सोना कहती है, 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट, पहले मैं कैमरा तो ऑन कर लूँ। पहले ना आप रोकर मेकअप खराब कर लोगी, फिर वीडियो कैसी अच्छी आएगी। मैं ना कैमरा ऑन करती हूँ, एकदम रियल रोना मम्मी, व्यूअर्स बढ़ने चाहिए। और अपना कैमरा ऑन करके सोना रोने लगती है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? मेरी भारी आवाज़ सुनकर आप ये मत समझिएगा कि मेरी तबीयत खराब है। एक्चुअली आज मेरी विदाई है और सुबह से 2 बार रोने के कारण मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। चलिए तो मैं अब कैमरा अपनी मम्मी की तरफ करती हूँ। आ मेरी बेटी। और सोना को गले लगाकर विंध्या जोर जोर से रोने लगती है। और ये सारा ड्रामा देखकर सुमित के घर वाले तो सर पकड़ लेते हैं। ये रील्स का भूत बाकी था क्या इसका?
ये तो प्लस पॉइंट है बहू का, मान ले। पैसे कमाने लगेगी तो घर पर ही आएंगे ना। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। आपको सारी रस्मों का अपडेट मैं देती रहूँगी। ओके बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और राइट साइड में बेल आइकन दबाना ना भूले। और हंसती रोती सोना आ जाती है अपने ससुराल। गृह प्रवेश के नियम के लिए सुमित और सोना दरवाजे पर खड़े होते हैं। चिया उनकी आरती कर पीछे मुड़ती है कि विनीता कहती है, लात मारो बहू। और अपना पैर उठाकर सोना चिया की कमर पर लात मार देती है। चिया दूर जाकर गिरती है। अरे तू बहू लाई है या कोई बॉक्सिंग चैंपियन विनीता? अरे कलश को लात मारने बोला था मैंने, चिया को नहीं। तो अब इस कलश का क्या करूं मम्मी जी मैं? अपने पति के सर पर मार दे। ओके। और सोना उस कलश को सुमित के सर पर मार देती है। सुमित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और सोना की पूरी सुहाग रात अपने पति को होश में लाने में ही निकल जाती है। अगली सुबह तैयार होकर सोना अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं सोच रही थी किसी हलवाई को घर पर बुलाकर उनसे खाना बनवा लूं। सारे मेहमान अभी तक घर पर ही है ना, अगर वो देखेंगे कि बहू ने कुछ नहीं बनाया तो खामखा बेइज्जती हो जाएगी। हलवाई खाना बना देगा और मैं सबको परोस दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं होता। खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि तेरी पहली रसोई है। चल रसोई में चल, मैं तुझे बताती हूँ कैसे क्या करना है। और अपना कैमरा ऑन कर सोना विनीता के साथ रसोई में चली जाती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये है मेरे ससुराल की रसोई जहाँ मेरी सास आज खाना बनाने में मेरी मदद करने वाली है। बताइए मम्मी जी क्या करना है? एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर आ जा बेटा, हमें पूरियाँ तलनी है। सोना कढ़ाई लाकर स्लैब पर रख देती है। अरे इसे गैस पर तो रख। माना तुझे खाना बनाना नहीं आता, पर बर्तन तो गैस पर चढ़ाना आता होगा ना। सोना स्लैब के नीचे का ड्रॉर खोलती है और वहां रखे सिलेंडर के ऊपर कढ़ाई चढ़ा देती है। लीजिए मम्मी जी, चढ़ा दी कढ़ाई। अरे बैल बुद्धि, गैस पर चढ़ाने का मतलब गैस सिलेंडर के ऊपर नहीं, इस स्टोव पर चढ़ा। चल अब इसमें सरसों का तेल डाल। ये तो मुझे आता है मम्मी जी, इस काम में कोई आपकी बहू का हाथ नहीं पकड़ सकता। और कढ़ाई में कुछ दाने सरसों के डालने के बाद सोना उसमें एक बूंद तेल डाल देती है। काश तेरे पैदा होने के वक्त तेरी माँ ने इस तेल को तेरे सर पर भी डाला होता तो तेरा दिमाग इतना कमजोर तो ना होता। अरे ज्यादा तेल डाल। और ये कौन सा तेल है? तू तो सर पर लगाने वाला तेल लेकर आ गई बहू। हद है ये लड़की। चल जा कढ़ाई धोकर लेकर आ। सोना कढ़ाई को धोकर लेकर आती है और स्टोव पर रखती है। विनीता कढ़ाई में तेल डालती है। अब जब तक तेल गर्म हो रहा है तू आटा लगाना शुरू कर, तब तक मैं थोड़ी देर बाहर बैठ रही हूँ। और फोन मत चलाने लगना, तेल को देखती रहना। तेल को देखना है? हाँ हाँ देखूंगी ना मम्मी जी। 5 मिनट बाद विनीता रसोई में आती है और देखती है कि सोना खड़ी हुई तेल को खौलता हुआ देख रही है। अरे राम रे, ये लड़की तो हमारे घर में आग लगा कर रहेगी। अरे नॉब बंद कर। यहाँ तेल खोल रहा है और तू खड़ी होकर देख रही है। और आटा कहाँ है? कहाँ लगाया तूने आटा? वाह मम्मी जी वाह। हाँ ये तो दोगलापंती हो गई। आप ही ने कहा था कि फ़ोन मत चलाना, तेल को देखती रहना, तो मैं तेल को देख रही थी। और आटा कहाँ लगाना है ये तो आपने बताया ही नहीं। खुद ही ना अभी आधी इन्फॉर्मेशन देती हो और फिर गुस्सा करती हो। मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी आटा लगा दी थी तो आप मुझे 10 बातें ना सुनाती। चलिए अब बता दीजिए कहाँ लगाना है आटा। तभी दरवाजे पर विनोद आकर कहता है, जोरों शोरों से तैयारी हो रही है लगता है। लगी रहो बहू, इन्हीं के मुंह पर लगा दे आटा। और सोना जाकर अपने ससुर जी के मुंह पर आटा लगा देती है और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके कहती है, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ये थी मेरी पहली रसोई की रस्म जहाँ मैंने आटा लगाया और तेल को गर्म होते हुए देखा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सोना जैसी सोना। और अपनी बहू से परेशान होकर विनीता को खुद ही सारा खाना बनाना पड़ता है। 1 हफ्ते बाद। अब तो 1 हफ्ता हो गया तुझे यहाँ। तुझे रसोई में भेजना जान का जोखिम जैसा है। तू एक काम कर, कपड़े खींच दे। जी मम्मी जी, वो मम्मी मेरा फ़ोन ना चार्जिंग पे है, एक बार आप अपना फ़ोन दे दीजिए ना। और अपनी सास का फ़ोन का कैमरा ऑन करने के बाद सोना पत्थर से घस घस कर कपड़े धोने लगती है। बहू
ये तूने मेरी साड़ी के साथ क्या किया है राम? आप ही ने तो बोला था मम्मी जी के कपड़े घस दे। मैं कपड़े ही तो घस रही थी, मेरे पास प्रूफ है। देखिए सामने आपके फ़ोन पर सब रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे ही सोना गिले हाथों से फ़ोन उठाने जाती है, उसके हाथ से फ़ोन फिसलकर पानी की बाल्टी में गिर जाता है। गलती हो गई मेरी कि तुझे शादी करके अपने घर ले आई। बहुत हुआ, एक काम नहीं आता तुझे? काम करना तो आता ही नहीं, लेकिन तू सीखना भी नहीं चाहती। 2 रोटी भी अभी तक तेरे हाथों की नसीब नहीं हुई मुझे। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा कर रही है मम्मी जी? 2 मिनट दीजिए मुझे। और सोना रसोई में जाकर 2 घंटे बाद 2 रोटी बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। इतनी देर इंतज़ार करने के बाद तो जहर भी स्वाद लगे। जा, एक और रोटी लेकर आ। आटा तो मैंने 2 ही रोटियों का लगाया था मम्मी जी। वो आपने बोला था ना 2 रोटी भी नसीब नहीं होती। हो गई ना? बस अब बहुत हुआ, फोन लगा समधन जी को। और आधे घंटे के अंदर ही विनीता अपने घर पर एक सभा बिठा लेती है, जहां बिंदिया और संजू दोनों ही मौजूद होती हैं। बहुत कोशिश कर ली मैंने सोना को सुधारने की, पर अब ये मेरे हाथ में नहीं है। आपको जो भी गिला शिकवा है बिंदिया जी, ये मेरी बड़ी बहन से समझ लीजिए, क्योंकि इसी ने मुझे आपके घर का रिश्ता बताया था। तो तू इतनी सी बात में शादी तोड़ने पर आ गई हैं? तुझे तो चाहिए थी ना फूल जैसी बहू जो सिर्फ एक लड़की हो। इतनी फूलों जैसी लड़की भी नहीं चाहिए थी। इससे तो अच्छा मैं किसी काम वाली की बेटी को ही ब्याह कर ले आती। और जैसे ही विनीता ये कहती है, ले बिंदिया, हो गया तेरा काम। अब तुझे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। चल सोना, अब तुझे बिना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अरे विनीता, मैं तेरे लिए काम वाली की बेटी ही तो ढूंढ कर लाई हूँ। विनीता मेरे घर पर ना बर्तन साफ करती है। बेचारी को अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर के लड़के की तलाश थी, तो मेरे दिमाग में ना सुमित का ख्याल आ गया। पर ये जानकर कि सोना काम वाली की बेटी है, तुम रिश्ते के लिए मना ना कर दो, तो मैंने इन दोनों को ये नाटक करने के लिए कहा था। अब तो तू समझ ही गई होगी कि नखरे वाली दुल्हन लाने से अच्छा है किसी काम वाली की बेटी को ही दुल्हन बना कर ले आओ। किसी का भाग्य तो सुधर जाए। तो मैं जाऊँ माँ जी बर्तन साफ करने? सोना काम करे या ना करे, मेरे लिए वो बेस्ट थी और बेस्ट रहेगी। 2 साल बाद। अरे रुक भी जा बहू, कितना खिलाएगी? मैं तो जिंदगी भर दीदी का शुक्रगुजार रहूंगी जो उसने मुझे ऐसी बहू दिलवाई।